एक छोटे से कंगारू की कल्पना करें जो पूरे छोटे से कस्बे में हलचल मचा दे। क्या यह इंसानों का पतन है या यह दुनिया ही पागल हो चुकी है? स्वागत है 2024 की नई रिलीज हुई राक्षस थ्रिलर फिल्म में। ऑस्ट्रेलिया के एक खनन क्षेत्र के छोटे से कस्बे में एक खनिक काम खत्म करके सड़क किनारे घूम रहा था जब उसे जंगल से कुछ हलचल सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च से चारों ओर देखा, तभी दो चमकती आंखें झपकी और गायब हो गयी। अगले ही पल खनिक को घसीटकर झाड़ियों में ले जाया गया। उसके साथ मौजूद अन्य लोग डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन जल्दी ही उन्हें भी नीचे गिरा दिया गया। अगली सुबह कस्बे के दो आदमी जो रात भर वापस नहीं लौटे थे, उनके क्षतविक्षत शव सड़क किनारे मिले। कस्बे के मुखिया के मन में भारी उलझन थी। आसपास कभी किसी बड़े शिकारी जानवर की खबर नहीं मिली थी। आखिर खनिक कैसे मारा गया? तभी पुराने शिकारी पीट ने वहां आकर सभी को रहस्यमय ढंग से बताया कि उसने पिछले दिन एक विचित्र मांसल कंगारू देखा था जिसकी ऊंचाई 2 मीटर थी। उसने कंगारू पर कई बार गोली चलाई, लेकिन उससे कुछ असर नहीं हुआ। कस्बे के मुखिया ने सोचा कि शायद पीट अभी तक नशे में था। कंगारू कैसे इंसानों को मार सकता है? लेकिन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और यह खनिक को किसी ने मार डाला था जिसे जानवरों ने नोच खाया था। मार्टी को भी यही सबसे उचित स्पष्टीकरण लगा। जल्द ही उसने एक संदिग्ध व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। वह संदिग्ध एक गंजा खनिक था जो अक्सर लड़ाई झगड़े में शामिल रहता था और उस पर पहले भी अनजाने में हत्या का आरोप लगा था। लेकिन मार्टी के पास ठोस सबूत नहीं थे, फिर भी उसने उसे हिरासत में ले लिया। यह हत्या का मामला लोगों में दहशत फैला रहा था। जब निवासियों को पता चला कि मार्टी ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया है, तो उन्होंने राहत की सांस ली कि अब उनकी जिंदगी सामान्य हो सकेगी। मार्टी अभी घर लौटा ही था कि उसे एक परिवार से परेशान कर देने वाली शिकायत मिली। किसी ने यह नहीं सोचा था कि जब बच्चे एक जंगल से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अचानक एक अजीब काले साए को देखा। भागने की कोशिश करने का समय नहीं था और तभी दर्द और असंतोष से भरी चीखें गूंज उठी। जब मार्टी गाड़ी चलाते हुए वहां पहुंचा, उस परिवार के लोग पहले से ही सड़क के किनारे खड़े थे। उन्होंने बच्चे की टूटी हुई लाश देखी। मां जोर जोर से रोने लगी और मार्टी पर आरोप लगाने लगी, क्या तुमने नहीं कहा था कि अब सुरक्षित है? मार्टी का दिल अपराध बोध से भर गया। वह अपनी खुद की अति आत्मविश्वास से नफरत करने लगा। उसने अपने पूरे जीवन में अपने दिवंगत पिता को आदर्श माना था, लेकिन आखिर में सब कुछ बर्बाद कर बैठा। पिता की याद ने उसे यह याद दिलाया कि उसे सही तरीका अपनाना होगा। सम्राट को अचानक उस बूढ़े शिकारी की याद आई। शायद वह सही कह रहा था, असली अपराधी एक परिवर्तित कंगारू ही था। सम्राट उसी रात पीटर के घर पहुंचा ताकि उसे उस खतरनाक कंगारू को मारने के लिए मदद के लिए कह सके। भले ही पीटर को पहले अपमान सहना पड़ा था, लेकिन वह मार्टी के पिता का करीबी साथी था, इसलिए उसने इस जोखिम भरे काम को तुरंत स्वीकार कर लिया। जब खदान के मुखिया को इस बारे में पता चला, तो उसने तुरंत कुछ कुशल लोगों को चुना और उनके साथ जाने का निर्णय लिया। उन 2 मृत खनिकों का बदला लेने के लिए लोग समूह बनाकर एक के बाद एक तेजी से पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। पहले से बनाई गई योजना के अनुसार कुछ लोग खदान के आसपास खोज करते हैं, जबकि मार्टी और बूढ़ा शिकारी जंगल के और अंदर की ओर बढ़ते हैं। मार्टी की मां अपनी बेटी के उत्साह और साहस के कारण चिंतित होती है। एक व्यक्ति ने बाहरी क्षेत्र में अपनी गाड़ी रोकी और एक लंबी बंदूक लेकर चुपचाप जंगल में प्रवेश किया। उन्हें जल्द ही एक घटना का आभास होता है। दूर एक खुली जगह पर खून से सना हुआ एक तंबू दिखाई देता है। वे सावधानी पूर्वक उसके पास पहुंचते हैं कि अंदर के पर्यटक पहले ही भयावह स्थिति में मारे जा चुके हैं। नदी जो पहले साफ और पारदर्शी थी, अब बदबू से भर गई थी। अंदाजा था कि किसी खदान ने अवैध रसायनों का इस्तेमाल किया था, जिससे यह हाल हुआ। शायद यही कारण था कि वह कंगारू किसी प्रकार के उत्परिवर्तन का शिकार हुआ था। दूसरी ओर खनिकों की एक टीम को भी कुछ अजीब मिला। उन्होंने घास के मैदान में एक मृत जंगली भैंस पाई जिसके घाव ऐसे थे मानो किसी जानवर ने उसे काट खाया हो। खनिकों के प्रमुख ने अनुमान लगाया कि वह कंगारू पास में ही होगा। लोग अलग अलग होकर सावधानी से खोज करने लगे। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि अंधेरे में हलचल हुई और एक खनिक पर अचानक हमला हो गया। उसके साथियों ने आवाज सुनकर दौड़ लगाई और उस कंगारू को देखा। बाकी खनिक डर के मारे भागने लगे, लेकिन कंगारू ने जल्दी ही उनका पीछा किया। अंत में सिर्फ खनिक प्रमुख किसी तरह अपनी गाड़ी में छिपकर बच पाया। उसने खदान की ओर मदद के लिए लौटने की योजना बनाई। वह घोड़े की गति से दौड़ता हुआ आया और वाहन पर हमला कर दिया। खनिक की गाड़ी नियंत्रण खो बैठी और एक पेड़ से टकराकर पलट गई। जब मार्टिन, जिसका जिक्र पहले किया गया, ने वादे के अनुसार मिलने के लिए वहां पहुंचा, तो उसने पलटी हुई पिकअप ट्रक देखी और खनिक प्रमुख को सड़क के किनारे गंभीर हालत में पाया। यह साफ नहीं था कि वह कार दुर्घटना से घायल हुआ था या किसी हमले से। इस प्रकार यह शिकार अभियान पूरी तरह विफल हो गया। दी को अंदाजा नहीं था कि एक कंगारू इतना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही वह कार में बैठा, वह कंगारू फिर से अधमका। अचानक कंगारू ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अंदर घुसने की कोशिश की। दी ने जल्दी से पिस्तौल निकाली और ट्रिगर दबा दिया। कंगारू दर्द से कराह कर पीछे हट गया। दी ने फौरन एक्सेलरेटर दबाया और कार तेजी से दौड़ पड़ी। उसका दिल इस बात से संतोष नहीं कर रहा था, खासकर जब उसने देखा कि कंगारू अभी भी पूरी तरह से सक्रिय था। अचानक उसने दिशा बदल दी, यह सोचते हुए कि कंगारू को कुचलकर मार डालेगा। लेकिन कंगारू की समझ भी कम नहीं थी। उसने समय रहते एक और छलांग लगाई और कार अपने लक्ष्य से चूककर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। गति अधिक नहीं थी, इसलिए दी और उसके 2 साथी घायल नहीं हुए, लेकिन कार खराब हो गई और चलने लायक नहीं रही। दी ने आसपास देखा, लेकिन कंगारू का कोई निशान नहीं मिला। अनुमान लगाया कि वह भी बुरी तरह से घायल हो चुका होगा। वहां से शिकारी के ठिकाने की दूरी ज्यादा नहीं थी। तीनों ने रात की आड़ में पैदल चलना शुरू किया और जल्दी ही कंटेनर से बने छोटे घर पहुंच गए। उन्होंने वॉकी टॉकी से छोटे शहर के निवासियों को बाहर न निकलने की चेतावनी दी और राज्य पुलिस से मदद मांगी। यह निर्णय किया गया कि वे सभी रातों रात वापस कस्बे लौट जाएंगे। जैसे ही वे कार में बैठे, वह कंगारू फिर से दिखाई दिया।
मार्टिन जल्दी से पीछे की सीट पर लुढ़क गया और उस कंगारू की ओर बंदूक से कई गोलियां दागी। तब जाकर वे उसकी पकड़ से छूट पाए। कुछ समय बाद मार्टिन और उसके साथी कस्बे के बार में लौटे और वे अब भी अपनी जगहों पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। वह सबको बाहर जाने के लिए मनाने ही वाला था कि तभी पहरेदार पीटर ने चिल्लाकर बताया कि वह कंगारू फिर से आ गया है। वह कंगारू घायल होने के बावजूद पूरी तरह ठीक लग रहा था। डर के मारे कुछ लोग बार के अंदर वापस भाग गए। मार्टिन जानता था कि कंगारू की ताकत बहुत ज्यादा है और सभी दरवाजे खिड़कियां बंद करनी होंगी। सबने मिलकर हर हिलने वाली चीज को दरवाजे के पीछे लगा दिया। तभी बाहर सायरन की आवाज आई। यह पुलिस अधिकारी जुआओ था जो सूचना पाकर जांच करने आया था, जिससे उसकी चिंता बढ़ गई। उसने तुरंत चेतावनी दी कि वह कार में वापस चला जाए। जुआओ को समझने का मौका नहीं मिला कि तभी एक विशालकाय कंगारू प्रकट हुआ और उस पर हमला कर दिया। उसके पेट को फाड़ दिया गया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग भय से कांप उठे। सम्राट को लगता है कि यह कंगारू एक ज़ोंबी की तरह है। इसकी मात्रा ज्यादा है, गति तेज है और यह थोड़े समय में अपनी चोटों को ठीक कर सकता है। सभी को पहले नीचे के कमरे में छिपने के लिए कहें, जबकि स्वयं को तैयार रहना होगा। एक ने उसके साथ मिलकर दरवाजे के प्रवेश को रोकने का फैसला किया। कंगारू की ताकत उम्मीद से ज्यादा थी और उसने सीधे दरवाजा तोड़ दिया। दी और पीटर दोनों गिरते पड़ते लुढ़क गए। बार काउंटर के नीचे छुपे हुए थे। कंगारू भले ही ताकतवर था, उसकी खोजने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं थी। उसने पूरा क्षेत्र देखा, लेकिन उसे कोई जीवित इंसान नहीं मिला। दी ने लकड़ी की एक छड़ी निकाली और इशारा कर पीटर से दूसरी तरफ फेंकने को कहा। कंगारू ने आवाज सुनी और उस ओर बढ़ गया। दी ने अपने पिता की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान में साहस पाया। उसने सीधे काउंटर से बाहर कदम रखा और कंगारू की ओर बढ़ा। उनकी मां ने घंटी बजाकर कंगारू का ध्यान भटकाने की कोशिश की, जिससे थोड़ी राहत मिली। दी ने लोहे की कुल्हाड़ी उठाई और उड़ते हुए कंगारू पर जोर से वार किया। ऐसे राक्षसों से निपटने में पारंपरिक हथियार ज्यादा कारगर साबित होते थे। कंगारू का सिर पूरी तरह काट दिया गया और वह पूरी तरह से मर गया। अचानक आने वाले निवासियों ने राहत की सांस ली। आखिरकार उनकी जिंदगी सामान्य हो सकती थी। लेकिन तभी पुराने डॉक्टर ने मुर्दाघर का दरवाजा खोला, जहाँ 2 खदान मजदूर जिन्हें काटा गया था अब ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। कंगारुओं की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटे से खनन शहर में एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऊपर दी गई कविता में कंगारू की पूरी कहानी लिखी गई है। हालांकि फिल्म में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि कंगारू कैसे म्यूटेट हुए। बीच में कुछ दृश्य दिखाए गए हैं और अंत की कविता से ऐसा लगता है कि खनन स्थल के कारण नदी का पानी प्रदूषित हो गया था और कंगारुओं ने उसे पीने के बाद ज़ॉम्बी जैसी स्थिति प्राप्त कर ली। वे गोली से बच सकते थे और काटने के माध्यम से वायरस फैलाने की क्षमता रखते थे, जो कि ज़ॉम्बी के मूल गुण होते हैं। कुल मिलाकर फिल्म औसत दर्जे की थी और इसमें कोई खास गहराई नहीं थी। शुरुआत से अंत तक इसमें कोई विशेषता नहीं थी। फिल्म के मॉन्स्टर शैली को समझना मुश्किल है कि लेखक ने क्या सोचकर इसे बनाया। फिल्म का खुला अंत बस अधूरा लगता है, जिसमें वायरस का मनुष्य में फैलना बेहद सामान्य है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 47 मिलियन कंगारू हैं और अगर यह वायरस सिर्फ कंगारुओं तक ही सीमित रहता तो यह दर्शकों को अधिक रोमांचक बना सकता था। इससे ऑस्ट्रेलियाई विशेषता को बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। अन्यथा यह फिल्म एक साधारण औद्योगिक उत्पाद बनकर रह जाती। यदि कंगारुओं को मकड़ी, बिल्ली या कुत्ते में बदल दिया जाता तो भी फिल्म काम कर सकती थी। अपरिभाषित भयावहता की तीव्रता और भी अधिक है। वास्तव में कंगारू के हमले के तरीके बहुत अधिक नहीं होते हैं। मैंने वीडियो में किसी को एक ही मुक्के से मार डालने का दृश्य नहीं देखा। आज के लिए इतना ही। अलग अलग विचारों वाले मित्र टिप्पणी सेक्शन में अपनी राय साझा कर सकते हैं। हम अगली बार फिर मिलेंगे।